सो हेलो, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ योगी ट्रिक्स। इन दिस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़रूरी हैं। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इनके स्वरूप बदले जाते हैं लेकिन तथ्य वैसे ही होते हैं, तो हमें तथ्य पे ध्यान रखना है, स्वरूप पे नहीं, ताकि क्वेश्चन को जितना भी घुमा फिरा के एग्जामिनर पूछे आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हों। तो दोस्तों, जो हमारा पहला वीडियो है, जो हमारा पहला सवाल है, या फिर सवाल पहले शुरू करने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो, मेरे चैनल से कोई भी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सीधी और सबसे पहले आ सके। तो दोस्तों, जो हमारा पहला सवाल है कि एनडीएमए की अध्यक्षता कौन करता है। आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी अटॉर्नी जनरल, या फिर डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले एनडीएमए की फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो अध्यक्षता करता है वो होते हैं हमारे देश के, कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, जो कि आजकल कौन है, श्री नरेंद्र मोदी जी। तो मोदी जी हमारे देश के एनडीएमए की अध्यक्षता भी करते हैं। तो ये एनडीएमए कब काम करती है, जब हमारे देश पे कोई नेचुरल कैलेमिटी या फिर कोई ऐसा डिज़ास्टर आ जाए जिससे हमारे देश पे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता हो, तो एनडीएमए लोगों को राहत पहुंचाने का काम और उन्हें खतरों से बाहर निकालने का काम करती है। और जो पहली सहायता भी इन्हीं के द्वारा पहुंचाई जाती है। देखिए, इसके 3 चरण हैं, मैंने ये ट्रायंगल बनाया है। तो नेशनल लेवल पे एनडीएमए करती है, ये नेशनल लेवल पे करती है। उसके बाद आता है स्टेट लेवल। तो स्टेट लेवल पे कौन करती है, स्टेट लेवल पे एसडीएमए करती है, यानी कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन सी अथॉरिटी काम करती है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करती है डीडीएमए, यानी कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो नेशनल के तो प्रधानमंत्री जी इस अथॉरिटी के हेड होते हैं, लेकिन स्टेट की जो अथॉरिटी होती है वो सीएम जी के पास होती है। तो स्टेट के जो सीएम हैं वो इसके अथॉरिटी के हेड होते हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट के डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेड, वो उस डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कलेक्टर या डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या फिर आप जो कह लीजिए, वो उसको हेड करते हैं। तो उसके बाद ये हमने देख लिया। अब हम पता करेंगे कि एनडीएमए अपने अस्तित्व में कब आया। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट है वो 2005 में लाया गया। इस एक्ट को लाने की वजह यही थी कि जो हमारे देश को डिज़ास्टर में नुकसान होता है, लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं, कई लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है। तो उनके प्रवास में जो वो अलग रहते हैं, उनको हेल्प करना, उनको प्रारंभिक खतरों से उन्हें बचाना, उन्हें पहली जो प्रारंभिक सहायता वो प्रदान करना, उनके जीवन की रक्षा करना, ये एनडीएमए का प्रमुख कार्य है। और कम से कम हमारे देश की संपत्ति या देश के लोगों का कम से कम नुकसान हो सके, इसी के लिए एनडीए बनाया गया था। और कब बनाया गया था, एनडीएमए कब बनाया गया था, 2005। एग्जैक्ट डेट इसकी 12 दिसंबर 2005 को ये अस्तित्व में आया था। और इसके अलावा हम लोग कुछ डिस्कस यहाँ पे जो ऑप्शन है उनको भी कर लेते हैं। जो यहाँ पे बताया गया है कि ऑप्शन है राष्ट्रपति जी। तो राष्ट्रपति जी का आपने याद रखना है, हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है जी, हमारे देश की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी। हमारे देश के जो अटॉर्नी जनरल है उनका नाम क्या है, तो हमारे देश के जो अटॉर्नी जनरल है उनका नाम है आर वेंकट रमानी। और हमारे देश के जो चीफ जस्टिस है उनका क्या नाम है, हमारे देश के जो चीफ जस्टिस है उनका नाम है डी वाई चंद्रचूड़। तो डी वाई चंद्रचूड़ जी हमारे देश के चीफ जस्टिस हैं। और चीफ जस्टिस की संख्या कितनी है हमारे, 33+1। तो 33+1 की संख्या है। 33 हमारे सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं और एक उनमें से चीफ जस्टिस बनता है। तो हमारे देश में जस्टिस कितने हैं, 33, लेकिन एक उनमें से एक चीफ जस्टिस को मिला के टोटल हमारे देश में कितने जजेस हैं, 34 पेपर में आ जाता है। तो जो हमारा दूसरा सवाल है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था। जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था। तो आपके ऑप्शन है ए 1978, बी 1952, सी 1976, या फिर डी 1992। तो ये आपने याद रखना है कि हमारे देश का जो संविधान जब बना था तो कब बना था, 26 नवंबर 1949 को बना था, और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो जब ये संविधान हमारा लागू किया गया तो उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे, ये जोड़े गए हैं। और ये कब जोड़े गए हैं, तो इसका सही जवाब है 1976। और इसको अगर और हम फैक्चुअली याद करें तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हमारे देश में हुई थी 1976 में। इसके तहत हमने जो है मौलिक कर्तव्यों को अपने संविधान में लाया था। और इसको लाने के पीछे कहाँ से मौलिक कर्तव्यों की विशेषता किस देश से हमने ली थी, तो उस समय एक देश हुआ करता था जो अब रशिया कहलाता है, यूएसएसआर। तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट एंड रिपब्लिक करके ये देश था, रूस। तो जो 1922 में बना था और 1991 में ये ख़त्म होके 16 देशों में बंट गया था। और नया देश कौन सा बना था फिर, रशिया। तो यूएसएसआर से हमने मौलिक कर्तव्य को अपने देश में ये विशेषता हमने यूएसएसआर से ली थी, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो अब सवाल बनता है कि हमारे जो संविधान है उसमें कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं।
ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो 10 पहले थे और एक अभी न्यूएस्ट जोड़ा गया। वो कब जोड़ा गया? 2002 में जोड़ा गया। और इसकी भी आपने फैक्चुअल अपने याद रखना। तो 86th अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में हुई थी। उसमें 11वीं जो हमारी ड्यूटी है या मौलिक कर्तव्य है उसको जोड़ा गया था। तो ये 11वां मौलिक कर्तव्य हमारा क्या है कि जो पेरेंट्स हैं तो उन्हें ये कंपलसरी होगा अपने बच्चों को जो है बेसिक जो 8वीं तक की शिक्षा उन्हें देना ही पड़ेगा। ये मौलिक कर्तव्य 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत ये जोड़ा गया था। तो हमारे कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो इसके साथ आपने जो अदर यहाँ पे ईयर्स हैं इनको भी आपने याद रखना है। 1978 जो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, 1978 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 1978 को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा जाता है। जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था वो 1978 में हुआ था। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ हुई थी कि जो संपत्ति का जो अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी है, उसको जो है फंडामेंटल राइट से उसको हटाकर लीगल राइट बनाया गया था। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि संपत्ति के अधिकार को कब जो फंडामेंटल राइट से जो है लीगल राइट बनाया गया था? तो 1978 में बनाया गया था। 1992 आपने याद रखना है। 1992 आपकी पंचायती राज जो इंस्टीट्यूट है या पंचायती राज जो संस्था है उसे लाया गया था 24 अप्रैल 1992 को, 24 अप्रैल 1992 को। इसीलिए 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। तो इस तरह से आपने याद रखना है कि 1992 को पंचायती राज को जो पूरे देश में लागू किया गया था 24 अप्रैल 1992 को। और 24 अप्रैल को ही हमको क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं। लेकिन जो पंचायती जो राज है सबसे पहले वो राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में आया था 1959 में। और अगर इसको फैक्चुअली देखें तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुई थी। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुई थी 1992 में, जिसके तहत पंचायती राज इंस्टीट्यूट और पंचायती राज को जो है लगाया गया था। लेकिन सबसे पहले जो पंचायती राज हमारे देश में लगा था वो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट आपने याद रखना है लगाया गया था। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी शुरुआत की थी। तो ये आपने याद रखना है। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज जो सबसे पहले हमारे देश में राजस्थान में के नागौर डिस्ट्रिक्ट में लगा था। और उसके बाद 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके जो पंचायती राज पूरे देश में लागू किया गया था। तो दोस्तों जो हमारा अगला सवाल है वो है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड कब अस्तित्व में आया? तो जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है वो जिसे क्वाड कहा जाता है, ये कब अस्तित्व में आया? तो इसके लिए आपने याद रखना है कि ये 2007 में अस्तित्व में आया। तो क्वाड एक तो आपको पता होना चाहिए, क्वाड का मतलब होता है 4, इसे क्वाड कहते हैं 4। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी 4 भुजाएं हों। तो 4 भुजाओं का मतलब है 4 देश इसमें हमारे देखने को मिलते हैं। तो क्वाड की जो शुरुआत हुई थी वो 2007 में हुई थी और इसके फाउंडिंग मेंबर 4 हैं, तब से 4 ही हैं। तो वो कौन कौन से मेंबर है? एक तो आपने याद रखना है इंडिया इसका मेंबर है, और उसके बाद यहाँ पे जापान है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है और यूएसए। अब इसको बनाने के पीछे क्या कारण था? तो चाइना का जो बढ़ता प्रभुत्व है कहाँ पे? इंडो जो पैसिफिक क्षेत्र है वहाँ पे चाइना जो अपना दबदबा बढ़ा रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्वाड को फॉर्मेशन 2007 में किया था। और उस समय जो जापान ने ये इनिशिएटिव लेके इसकी शुरुआत की थी। तो उस समय जापान के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था शिंजो आबे। वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो लेट शिंजो आबे ने इसकी शुरुआत की थी और सहयोगी देशों को बुलाया था और सबने 4 देश इसके सदस्य और सबने हामी भरी थी और इसको बनाया था। तो अभी सवाल पूछा जाता है कि क्वाड की जो 2024 में समिट होने वाला है तो इसकी अध्यक्षता कौन करने वाला है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि 2024 की जो अध्यक्षता है वो हमारा देश इंडिया करने वाला है। तो क्वाड की अध्यक्षता कौन करने वाला है? इंडिया करने वाला है। इसके साथ आपने जो इनके जो कैपिटल्स हैं, जो जितने भी देश हैं इनको भी याद रखना है। तो जापान की जो कैपिटल है वो टोक्यो है, ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो कैनबरा है और यूएसए की जो कैपिटल है वो वाशिंगटन डीसी है। तो दोस्तों इस तरह से आपने इसको याद रखना है। तो अगला सवाल शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट और जो सबसे प्यारा सवाल है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ है? तो भारत देश का सबसे पहला जो परमाणु स्टेशन है, आपके ऑप्शन है तारापुर, बी ट्रॉम्बे, सी कुंडलकुलम और डी मुंबई। तो इसका देखिए जो सही जवाब है वो है तारापुर। ये कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है, एमएच। तो तारापुर पावर स्टेशन वो भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। और ये कब बना था? ये 1969 में बनके कंप्लीट हो गया था।
और इसका शुरुआत काम की 1961 में, इसका बनना शुरू हुआ था 1969 में, पूरा होके इसने काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो इसके अलावा आपने याद रखना है कि जो इसकी जो कैपेसिटी है वो है 1080 मेगावाट, 1080 मेगावाट, ये तारापुर पावर स्टेशन की है। और इसके अलावा जो अदर ऑप्शन है उनको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। जो दूसरा ऑप्शन है वो है ट्रॉम्बे। ट्रॉम्बे में है डॉक्टर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पे ये रिसर्च सेंटर एस्टेब्लिश किया गया था 1954 में। ठीक है, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी कई बार पेपर में पूछ लेते हैं। ट्रॉम्बे ये भी महाराष्ट्र में है, तो 1954 में इसको इनॉग्रेट किया था। जो तीसरा ऑप्शन है वो है कुंडलकुलम। तो जो ये कुंडलकुलम पावर स्टेशन है ये तमिलनाडु में है, और इसकी पावर कैपेसिटी 2000 मेगावाट से अधिक है। और ये भारत देश का सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन हमारे पास है। ठीक है, तो आपने इसे याद रखना है कि कुंडलकुलम भारत का सबसे बड़ा पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, जो सबसे ज़्यादा आपको इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर एनर्जी के मामले में बना के देता है, जो कितनी है 2000 मेगावाट से भी ज़्यादा। देखिए, इसके साथ आपने याद रखना है कि भारत देश में करंटली कितने न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, तो 22 पावर स्टेशन न्यूक्लियर है, जो कि 7 स्टेट्स में ऑपरेटेड किए जा रहे हैं, जिनकी टोटल कैपेसिटी है 6780 मेगावाट, 6780 मेगावाट। तो इनमें से आपने याद रखना है 22 में से जो 18 हैं वो कैसे हैं, हैवी वाटर पावर रिएक्टर HWPR, और जो 4 हैं वो हैं लो पावर लाइट, जिसको कहते हैं लाइट वाटर पावर रिएक्टर। तो 18 जो हैं वो हाई पावर के हैं, और जो 4 हैं वो लो हाई वाटर पावर रिएक्टर हैं, जो 4 हैं वो लो लाइट वाटर पावर रिएक्टर हैं। तो इस तरीके से आपने याद रखना है। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगली वीडियो में आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।